हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आप सभी के सामने एक बिल्कुल ही नए सेशन के साथ मैं आया हूं। सेशन है आपके क्लास 9th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम। ये जो वीडियो है नंबर सिस्टम की पहली वीडियो है, यानी कि इसके अंदर हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आपके क्लास 9th का जो मैथ्स की किताब है एनसीईआरटी, उसमें जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये उसमें पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की है और इसी सीरीज में आपको बाकी वीडियोस भी मिलती चलेंगी। और ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाती है मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कहां पे अवेलेबल है? तो अवेलेबल है यूट्यूब पे, साथ में ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो कि है www.magnetbrains.com। जाइए वेबसाइट पे और ये सारी चीजें एक्सेस करिए। फिलहाल सेशन का टारगेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो बिना देरी के हम सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भैया जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उन चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हमें मालूम करनी है। तो आप जैसा जानते हैं कि यहां पे नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो दुनिया में अगर मैं नंबर्स को क्लासिफाई करूं या फिर सिस्टम ऑफ नंबर्स बताऊं, तो हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। जो पहला होता है वो कहलाता है आपका रैशनल नंबर और दूसरा कहलाता है आपका इर्रेशनल नंबर। नंबर सिस्टम आप इन दोनों में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर सिस्टम की जगह मैं यहां पे रियल नंबर्स भी बोल सकता हूं और मैं कहूंगा कि मेरे जो रियल नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट है रैशनल नंबर का, दूसरा पार्ट है आपके इर्रेशनल नंबर का। उसके बाद हम रैशनल नंबर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो रैशनल नंबर हो सकता है हमारा नेचुरल नंबर, जिसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। साथ में वो हो सकता है हमारे पास होल नंबर, वो हो सकता है हमारे पास इंटीजर और वो हो सकता है हमारे पास फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो ये आपके रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन है जिसका आइडिया आपको होना चाहिए। अब यहां पे आपको बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने दे दिया कि नंबर के क्या टाइप्स होते हैं। तो रियल नंबर के 2 टाइप हो गए, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के फर्दर 4 टाइप्स आपके सामने हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब हम बढ़ते हैं एक एक करके छोटी छोटी चीजों पे। तो जो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है वो ये होती है कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन है जो हमेशा आपको याद रखना है। अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये वो डेफिनेशन है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं और उसी डेफिनेशन को हमें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा रैशनल नंबर्स पे। तो डेफिनेशन ये कहता है कि दुनिया में कोई भी नंबर रैशनल नंबर तभी कहलाएगा जब हम उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p by q के फॉर्म में लिखना यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना। लेकिन वहां पे कंडीशन होती है कि जो आपका डिनोमिनेटर है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और एक और कंडीशन ये है कि p और q जो है हमेशा इंटीजर होने चाहिए। तो अगर मैं रैशनल नंबर्स के बेसिक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि 1/2, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हमने p by q के फॉर्म में लिखा, जहां पे p जो है वो हमारे पास 1 है और q जो है हमारे पास 2 है। और आप देख सकते हो q की वैल्यू क्या है? 2 है। इसका मतलब q जो है 0 के इक्वल नहीं है। यही हमारी कंडीशन है। साथ में यहां पे p और q जो है दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब वो बेसिकली फ्रैक्शन और डेसिमल्स नहीं होने चाहिए। बस आप इसको ऐसा याद रख सकते हो। और भी एग्जांपल हमारे पास रैशनल नंबर्स के होते हैं, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं -3/2। ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि -3 आपके बेसिकली p हो गया और ये जो 2 है आपके पास क्या हो गया? q हो गया। ये p और q वापस से क्या हो गए? आपके इंटीजर्स हो गए और यहां पे जो q है वो अगेन 0 के बराबर नहीं है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। साथ में आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट
करते हैं कैपिटल Q से। देखो दुनिया में अलग अलग नंबर सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि रैशनल हो गए, इर्रेशनल हो गए, इंटीजर्स हो गए। तो रैशनल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल Q। तो जब भी आप कैपिटल Q देखते हैं तो इससे ये आपके दिमाग में छपना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की, और रैशनल नंबर्स का जो डेफिनेशन है वो भी आपको याद आ जाना चाहिए। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और बात आती है कि रैशनल नंबर के कुछ बेसिक से एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है 3/4। क्या 3/4 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा P जो है वो 3 है, हमारा Q जो है वो 4 है। इट इज अ रैशनल नंबर। यहां पे क्या -2 एक रैशनल नंबर है? अब आप बोलोगे कि सर -2 तो बस एक नंबर है ना, यहां पे P है ना यहां पे Q है, तो इसको आप रैशनल नंबर कैसे बोल रहे हो? तो चलो देखते हैं। बात -2 की करोगे तो यहां पे दिखने में तो सिर्फ एक नंबर है, पर जैसा कि आप जानते हो जब भी कुछ ऐसा नंबर होता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा हम क्या रख सकते हैं? 1 को रख सकते हैं। तो हमारा न्यूमरेटर जो है यानी कि P जो है वो -2 हो गया और हमारा Q जो है वो 1 हो गया। तो यहां पे डेफिनेटली ये एक रैशनल नंबर हो गया। तो याद रखना है, आपका -2 बोलूं, -3 बोलूं, +2 बोलूं, +4 बोलूं या 5 बोलूं, ये सब के सब रैशनल नंबर हैं, क्योंकि इन सभी के केसेस में आप डिनोमिनेटर को 1 रख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिनोमिनेटर हमेशा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। तो याद रखना है, डिनोमिनेटर नहीं गिवन है तो भी वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, आप उसको इर्रेशनल नंबर मत बोल दीजिएगा। चलो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आप बोलोगे -5/3, क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो ये तो बिल्कुल दिखाई पड़ता है कि जब आप बात करते हो -5/3 की, तो आपका जो -5 है ये P हो गया और जो 3 है ये आपके पास Q हो गया। और यहां पे देख लोगे तो Q जो है 0 के बराबर नहीं है। इट मींस दैट इट इज अ रैशनल नंबर। अब बात आती है, क्या ये -2.5 एक रैशनल नंबर है? यहां पे तो इन तीनों में जस्टिफिकेशन हमको क्लियर है, पर ये -2.5 के बारे में क्या यहां पे ये रैशनल नंबर है? इसको तो हम अपॉन 1 में लिखेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऊपर हमें इंटीजर नहीं मिलेगा। तो समझिए, अगर आप बात -2.5 की करोगे तो -2.5 में एक बेसिक सा काम हम ये कर सकते हैं कि यहां पे डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, और ये काम हम बचपन से करते आए हैं, जब से हमने 8th या 7th में मैथ्स पढ़ी है। तो अगर आप डेसिमल को हटाओगे तो ये हो जाएगा -25/10। क्या हो जाएगा? -25/10। एक और यहां पे काम आप कर सकते हो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी कि ये हो जाएगा -5/2। कितना हो जाएगा? -5/2। यानी कि नंबर आपको दिया गया था -2.5, पर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है -5/2 में, यानी कि आपके पास जो न्यूमरेटर है यानी कि जो P है वो हो चुका है -5 और जो डिनोमिनेटर यानी कि Q है वो हो चुका है 2। तो अगेन आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जी हां, आपका -2.5 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है, उसको इर्रेशनल आपको नहीं बोलना है। तो नंबर को देखते से ही रैशनल या इर्रेशनल की कैटेगरी में मत जाइएगा, पहले सोचिए क्या हम उसको फ्रैक्शन वाले फॉर्म में P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर आप उसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हां, आप उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो ये जितने भी एग्जांपल थे, इन हर एक एग्जांपल में हमने गिवन नंबर को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और अगर हम नहीं कर पाते तो हम उसको रैशनल नंबर नहीं बोलते। चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात आ जाती है कुछ स्पेशल एग्जांपल की। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है 0 इज अ रैशनल नंबर। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है? ऑल्दो अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, पर फिर भी हम इसको यहां पे प्रूफ करते हैं। देखिए, अगर आप यहां पे लिखते हैं 0, तो क्या हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो लिखेंगे हम 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 0/1। जब आप इसको 0/1 लिख दोगे तो आपका जो 0 है ये P हो जाएगा और जो 1 है ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास Q हो जाएगा। यानी कि P की वैल्यू 0 हो गई, Q की वैल्यू 1 हो गई, और ये वैलिड है, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अगर रैशनल नंबर का डेफिनेशन आपको याद होगा तो हमने ये नहीं
बोला था कि न्यूमरेटर जीरो नहीं हो सकता है, हमने बस इतना बोला था कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। न्यूमरेटर जीरो होने से हमको कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये जो 0/1 मैंने लिखा है ये एक्चुअली एक रैशनल नंबर है। और 0/1 का मतलब क्या है? 0/1 का मतलब है जीरो। इट मींस जीरो इज अ रैशनल नंबर। इस बात को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल है, क्या 1 एक रैशनल नंबर है या नहीं? तो इसके लिए भी हमें 1 को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप तो जानते ही हो कि 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, और 1 को जैसे ही हमने 1/1 लिख दिया यानी कि हमारा p जो है वो 1 हो चुका है और हमारा q जो है वो भी 1 हो चुका है। तो p 1 है, q 1 है, कहीं कोई परेशानी की जरूरत नहीं। भैया डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यस दिस इज अ रैशनल नंबर। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर क्या होता है, उसके फ्रैक्शन फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हो। और इसमें ये जो आपको मैंने एग्जांपल्स बताए ये दोनों पेजेस में, इन एग्जांपल्स को अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आपकी परेशानियां जो है थोड़ी सी कम हो जाएंगी। चलिए अब इसके आगे क्या चीज आते हैं तो सुनिए। अब हम डिफाइन करेंगे एक एक करके कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। उन चीजों का डेफिनेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। तो देखिए यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन है कि आपके पास ये कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? तो जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनका कलेक्शन है। काउंटिंग नंबर्स कहने का मतलब ये है जिनसे की मदद से आप काउंट करते हो। जैसे कि आप बोलते हो 2 बनानास, 3 बनानास, 4 बॉल, 10 बॉल, 100 प्लैनेट्स, ये सब क्या है? आपके काउंटिंग नंबर्स हैं। तो काउंटिंग नंबर्स मतलब जिनसे आप काउंट कर सकते हो। तो नेचुरल नंबर्स एक्चुअली होते हैं आपके काउंटिंग नंबर्स का कलेक्शन। और यहां पे आप देख सकते हो मैंने इसी कलेक्शन को यहां पे दिखाया है। यहां पे जो मेरा नेचुरल नंबर चालू होगा वो 1 से होगा, और इसको मैंने यहां पे लिखा भी है कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो मेरे पास होता है 1। कहानी हमेशा नेचुरल नंबर के केस में 1 से चालू होगी, 1 से छोटे में आपको बात नहीं करनी है। तो यहां पे देख सकते हो पहला 1 है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, फिर अगला 2 आ गया, फिर अगला 3 आ गया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और ऐसे सीरीज चलती गई। ऐसा मत सोचना कि 8 के बाद अगला नेचुरल नंबर 125 आता है, हमको ऐसा नहीं सोचना है। बीच में बहुत सारे नंबर हैं जिनको मैंने मेंशन आउट नहीं किया है। हां, एक 125 मेंशन आउट कर दिया रैंडमली, और उसके बाद भी ढेर सारे नंबर है जिसका हमें मालूम तो है, पर कितने लिखोगे? लिखते लिखते भाई तुम्हारे हाथ भी थक जाएंगे और तुम भी परेशान हो जाओगे। लेकिन यह स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। एक और स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। दुनिया में सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कोई होता ही नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बताओ दुनिया में सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि वी कैन नॉट डिटरमाइन, हम नहीं बता सकते कि दुनिया में सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा। अगर तुम बोलोगे यार 1 लाख जो है ना सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, तो मैं बोलूंगा अच्छा 1 लाख 1 कर दो, मतलब तुमने बोला 1 लाख, मैंने बोला उसमें 1 ऐड कर दो, एक और नेचुरल नंबर बन गया जो कि तुम्हारे 1 लाख से बड़ा है। यानी कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर की बात आप कभी भी कर नहीं सकते हैं। अगली चीज, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल N का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कैपिटल Q का इस्तेमाल किया था, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल N का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो यहां पे नेचुरल नंबर खत्म होता है और बारी आ जाती है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स का जो डेफिनेशन है वो बहुत ईजी है और बहुत आसान है। सुनिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि भैया होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है और साथ में उसमें 0 आता है। कौन आता है? 0 आता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। देखो यहां से तो आपके नेचुरल नंबर है, जैसा कि आप जानते हैं, बस स्टार्टिंग मैंने कहां से शुरू कर दी? मैंने 0 से शुरू कर दिया है। तो 0 से लेकर जितने भी नेचुरल नंबर है 0 को इंक्लूड किया है, याद रखिएगा।
जब आप नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे थे तो 0 इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन जब आप बात होल नंबर की कर रहे थे तो यहां पे 0 इंक्लूडेड है और सारे के सारे नेचुरल नंबर तो हैं ही। अब यहां पे एक और बात, जो सबसे छोटा होल नंबर होता है वो 0 होता है, 0 से छोटे होल नंबर की बात कभी भी नहीं की जाती है। अगली बात, देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। जैसा कि नेचुरल नंबर के केस में मैंने बोला था कि दुनिया में सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, वैसे ही दुनिया में सबसे बड़ा होल नंबर आप कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगली बात, द होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W, और होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैपिटल W का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना ही डेफिनेशन है आपके होल नंबर्स का। तो जो भी चीजें अभी तक बताई है मैंने, आपको इनको कॉपी में नोट डाउन करना है, बस देखना नहीं है, बात गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, तो यहां पे नेचुरल और होल क्लियर होना चाहिए। अगली बात आ जाती है कि भैया इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर। यहां पे इंटीजर्स के केस में तीन बातें आती हैं। कौन सी तीन बातें? तो ध्यान से सुनिए, आपका जो इंटीजर है वो तीन चीजों का कलेक्शन है। सबसे पहला कलेक्शन है वो जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी नेचुरल नंबर है पॉजिटिव वाले, इन सबका कलेक्शन। साथ में ये कलेक्शन है नेगेटिव नेचुरल नंबर। नेगेटिव नेचुरल नंबर कहने का मतलब भैया 1 2 3 4 5 6 ये सब आपके नेचुरल नंबर पॉजिटिव में थे, इन सब में माइनस लगा दो, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गए आपके नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो। तो ये कलेक्शन है पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, और साथ में एक और चीज आती है 0। इन तीनों को जब आप साथ में लिख देते हो तो आप कलेक्शन किनका लाते हो? इंटीजर्स का कलेक्शन लाते हो। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तीन चीजों से मिलकर बने हैं। पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक जहां तक बढ़ा सकते हो, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स यानी कि -1 -2 -3 -4 जहां तक जा सकते हो, और साथ में बीच का कौन? 0 भी इसमें आता है। ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बात आ जाती है आपके इंटीजर्स में। यहां पे मैंने इंटीजर्स को दिखाया है कि जहां पे देख सकते हो आप, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब सुनो, यहां पे ना सीरीज कभी खत्म होगी, ना यहां पे पीछे सीरीज कभी खत्म होगी। ये 3 के बाद भी चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये -3 के पीछे भी चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इंटीजर्स को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जिनमें डेसिमल प्लेसेस नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, नंबर्स जिनमें डेसिमल प्लेसेस नहीं होते हैं उनको आप बुलाते हैं इंटीजर्स। खत्म कहानी। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे दो और स्टेटमेंट है जो इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे छोटा इंटीजर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। क्यों? तो खुद सोच के देखो। 0 से जितने भी पीछे हैं वो सबके सब 0 से छोटे हैं। अब तुम कितना छोटा जा सकते हो? तो जितना तुम्हारा मन उतना छोटा तुम जा सकते हो। अब मन पे डिपेंड कर गया, यानी कि सब अपने मन के हिसाब से अलग अलग बोलेंगे, तो तुम कभी डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे कि सबसे छोटा इंटीजर एक्चुअली है कौन। और सिमिलरली देयर इज नो बिगेस्ट इंटीजर, यानी कि सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा उसको भी डिटरमाइन करना थोड़ा सा क्या है, इम्पॉसिबल है। आप उसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हो कि सबसे बड़ा इंटीजर एक्चुअली होगा कौन। और लास्ट स्टेटमेंट जो आपको ध्यान रखना है कि इंटीजर्स को दिखाने के लिए हम कैपिटल Z का यूज करते हैं। भैया जैसे नेचुरल नंबर को दिखाने के लिए कैपिटल N, होल नंबर्स को दिखाने के लिए कैपिटल W, और इंटीजर्स को दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल Z का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये रिप्रेजेंटेशन की मदद से ही आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो लिखते हैं कैपिटल N और आप सोचने लगते हैं कि यार ये कैपिटल N लिख दिया, इसका मतलब क्या है? तो कैपिटल N का मतलब है आपके नेचुरल नंबर। उन्होंने अगर कैपिटल W लिखा उसका मतलब है आपके सारे होल नंबर, और उन्होंने अगर कैपिटल Z लिखा है इसका मतलब है आपके सारे इंटीजर्स। तो यहां पे जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे, उसमें अंदर हम रैशनल पढ़ेंगे, इर्रेशनल पढ़ेंगे, और रैशनल के भी जो अलग अलग टाइप्स थे उन सारी चीजों को मैंने यहां पे इंक्लूड कर दिया है। अब आगे क्या बात आती है उनको सुन लेते हैं। अब हमें पढ़ना है एक और चीज जो कि कहलाती है नंबर लाइन। ये नंबर लाइन बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, पर फिर भी हमें 9th क्लास में इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। 9th की सिलेबस में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। तो क्या है नंबर लाइन? तो नंबर लाइन का डेफिनेशन ये है, अ लाइन व्हिच कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर लाइन। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे सभी के सभी रियल नंबर आ सकते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रैशनल, दूसरा होता है इर्रेशनल। यानी कि नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसपे सारे के सारे रैशनल नंबर भी आ सकते हैं और जिसपे सारे के सारे इर्रेशनल नंबर भी आ सकते हैं। इस बात को ध्यान हमें रखना है। नेक्स्ट चीज, इट मींस अ नंबर लाइन कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। उसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है कि भैया नंबर लाइन पे रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, साथ में इर्रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। जी हां, जो भी आपके फ्रैक्शंस हैं वो एक्चुअली कौन है? रैशनल नंबर ही है ना। तो आप अपने नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को भी दिखा सकते हो। उसके साथ ही आप डेसिमल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, देन आप नेचुरल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे, होल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और साथ में इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहां पे? नंबर लाइन पे। तो याद रखना है नंबर लाइन क्या है? एक ऐसी लाइन जिसपे सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर में जो भी नंबर्स आते हैं उन सभी को आप इंक्लूड कर सकते हो। और मेरा पहला स्लाइड आपको ऑलरेडी बता चुका है कि रियल नंबर में कौन कौन से आ सकते हैं। रैशनल आ सकते हैं, इर्रेशनल आ सकते हैं, फ्रैक्शंस आ सकते हैं, डेसिमल्स आ सकते हैं, नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं, होल नंबर्स आ सकते हैं और साथ में कौन आ सकते हैं? आपके इंटीजर्स आ सकते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन था किसका? नंबर लाइन का। चलिए अब इसके आगे क्या आ जाता है उसको भी सुन लेते हैं। इसके आगे आ जाता है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसे समझना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो इसका एक डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन क्या है सुनिए। व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर देन वी ऑब्टेन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। भैया आपके पास अगर एक रैशनल नंबर है और उसमें देखो रैशनल नंबर है यानी कि न्यूमरेटर भी होगा डिनोमिनेटर भी होगा। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो नंबर्स मिलेंगे, नए रैशनल नंबर्स जो मिलेंगे, उनको आप बुलाते हो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो एग्जांपल के लिए 1/2 1/2 एक रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है 2। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 इंटू 2 2 बन गया, 2 2 जा 4 बन गया, यानी कि 1/2 का इक्विवेलेंट क्या आ गया? आपके पास 2/4 आ गया। कहानी यहां पे हमने खत्म नहीं की, हमने सोचा क्यों ना ये 1/2 में पहले न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब आंसर कितना आ गया? 3/6, यानी कि अगला जो नंबर आ गया वो 3/6 आ गया। और फिर एक बार मेरा मन हुआ कि भैया ऐसा करो, अभी 2 बार पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया है ना, मैंने कभी बोला है क्या कि नेगेटिव से नहीं कर सकते हैं? मैंने बोला है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस बार जो है मैंने -4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, -4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया -4/-8, यानी कि अगला नंबर हो गया -4/-8। तो ये जितने भी नंबर्स आपके सामने बनते हैं ये वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। बात खत्म। सिंपल डेफिनेशन है, याद रखना है। नंबर का चॉइस आप पे डिपेंड करता है, चाहो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो या नेगेटिव के नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। बस सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना, आपको अपने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। चलिए तो यहां पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आई होप आपको क्लियर है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात क्या आती है सुनिए। अगली बात आती है, इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है कि भैया 1/2 के अलग अलग नंबर्स क्या आ गए? एक आ गया 2/4, एक आ गया 3/6, एक आ गया -4/-8, यानी कि जो 1/2 है, 2/4 है, 3/6 और -4/-8 है, ये सब के सब क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। किसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है? तो 1/2 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इतना बस ध्यान रख लो, आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो है वो खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज आती है जो कि सीखना पड़ेगा आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ
रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? तो डेफिनेशन एज सच तो कुछ खास नहीं है, पर फिर भी मैंने लिख दिया है कि अगर एग्जाम में कभी पूछा गया आपसे या फिर आपको किसी और को एक्सप्लेन करना हो लिख के, तो आप ये चीजें लिख पाए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म को मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है, अ रैशनल नंबर p by q will be in simplest form if p and q are co-prime integer and q not equal to 0। यहां पे जो co-prime शब्द मैंने इस्तेमाल किया, हो सकता है ये आपको कंफ्यूज कर दे, तो इसीलिए मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा और चीजें भी बताऊंगा। तो पहले तो डेफिनेशन को देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को समझते हैं और फिर co-prime को हम समझेंगे। एक रैशनल नंबर अगर उसका फॉर्म p by q है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तब बोला जाएगा जब आपका p और q जो है को-प्राइम इंटीजर है। इंटीजर तो आप समझते हैं, लेकिन साथ में वो क्या होने चाहिए? को-प्राइम होने चाहिए। और आपका जो q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो ऑब्वियस है, रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो नहीं सकता। ये p और q जो को-प्राइम है, इसका मतलब क्या है? सुनिए, जब मैं p और q को-प्राइम बोलता हूं, इसका मतलब यह है कि p और q में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इस चीज को समझो। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया, p को ले लिया 3 और q को ले लिया 5 और मैंने मेरा रैशनल नंबर लिख दिया 3/5। क्या 3 और 5 आपस में को-प्राइम है? तो इसको चेक कैसे करोगे? तो सुनो, क्या 3 और 5 को कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? मतलब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 और 5 दोनों को डिवाइड कर दे। तो आप बोलोगे सर 1 से डिवाइड कर दो, तो मैं बोलूंगा 1 के अलावा बात करो। भैया 1 ऐसा नंबर है, वो तो किसी को भी डिवाइड कर सकता है, तो 1 तो ऑर्डिनरी हो गया, उसकी अपन बात क्यों करेंगे? तो 3 और 5 को आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है 1 के अलावा जो दोनों को एक ही पॉइंट पे डिवाइड कर पाए। तो आप बोलोगे सर ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। अब अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यह है कि 3 और 5 जो है क्या हो गए? ये दोनों हो गए आपके को-प्राइम। बात खत्म। यही है डेफिनेशन को-प्राइम की, यानी कि उन दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो 3 और 5 यहां पे क्या हो गए? आपके को-प्राइम नंबर हो गए। और जब आपने ये रैशनल नंबर लिख दिया 3/5, तो ये एक्चुअली इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको मैं इससे ज्यादा सिंपल नहीं कर सकता। मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ और कैंसिल नहीं कर सकता। कुछ और चीजें हैं जो आप ध्यान से देख सकते हो। मैंने एक और डेफिनेशन दिया है आपके, इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म का एक और डेफिनेशन दिया है, इसको यहां पे पढ़ लो। वी कैन से p एंड q कैन नॉट बी कैंसल्ड फर्दर। मैंने यही बोला है कि अगर आप एक रैशनल नंबर को p/q में रखते हो और इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हो, तो p और q को आप फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते, उन दोनों को किसी से फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। वही को-प्राइम वाला डेफिनेशन है जो मैंने आपको दिया। एक और मैंने बोला है, एग्जांपल दिया है बेसिकली, 1/3 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज 1 and 3 आर को-प्राइम और नो कॉमन फैक्टर इज देयर बिटवीन 1 and 3। इसका मतलब अगर मैंने एक नंबर लिख दिया 1/3, डेफिनेटली रैशनल है। रैशनल तो है, अच्छी बात है। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो उसके लिए हम देखेंगे हमारा जो p है वो एक्चुअली 1 है और हमारा जो q है वो एक्चुअली 3 है। तो 1 और 3 को क्या कभी किसी कॉमन नंबर से मैं कैंसिल कर सकता हूं? तो आप बोलोगे नहीं सर, 1 के अलावा तो कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो दोनों को कैंसिल करे। इसका मतलब 1 और 3 क्या हो गए आपस में? तो भैया 1 और 3 जो हैं आपस में को-प्राइम हो गए, यानी कि उनको अपन फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते हैं और इसीलिए 1/3 जो है आपके नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो यहां पे जो मैंने को-प्राइम बोला, इस को-प्राइम का डेफिनेशन आप समझ लो कि एक्चुअली को-प्राइम होता क्या है। को-प्राइम होते हैं दो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, और यही डेफिनेशन था आपके किसका? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर का। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब इसी पे हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि आपके पास मैंने जो है एक नंबर दिया है 4/8। क्या ये 4/8 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है? तो यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है कि 4/8 इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज 4 and 8 हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। सही बात है भैया, जब हमने 4/8 लिख दिया तो 4/8 को हम कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? 2 2 जा
4, 2 4 जा 8, तो हमें नंबर क्या मिल जाएगा 2/4। क्या 2/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और फाइनली हमें नंबर मिल जाता है 1/2। और 1 और 2 को हम फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते हैं, कि यानी जो अब हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है कितना मिल गया, हमें 1/2 मिल गया। तो हमने चालू कहां से किया था? हमने चालू किया था 4/8 से, और हम पहुंच कहां पे गए 1/2 पे। तो 4/8 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, 1/2 जो है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, कहां पे? सिंपलेस्ट फॉर्म पे। यहां पे आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा होता है, और कॉन्सेप्ट के बाद बारी आती है क्वेश्चंस पे, यानी कि जो हमने यहां पे कॉन्सेप्ट सीखा है, इन कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। तो फटाफट जो है हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं, और ये रहा वो पहला एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो एग्जाम्पल 1 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपके पास 3 स्टेटमेंट है, आपको बताने हैं क्या ये तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और उसके साथ में आपको रीजन भी देना है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो यहां पे बोला गया है क्या सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास अगर मैं होल नंबर्स की बात कर लूं, तो होल नंबर्स को हम कैपिटल W से दिखाया करते थे। होल नंबर में होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ऐसे हम चलते चले जाते हैं। जबकि नेचुरल नंबर की आप बात करोगे, वो होता है 1 2 3 4 5, ऐसे हम चलते चले जाते हैं। तो क्या सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो आप बोलोगे सर नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 0 जो है एक होल नंबर तो है, पर 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। तो 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट आपका यहां पे फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगा। और रीजन क्या है? तो रीजन मैंने आपके सामने यहां पे मेंशन आउट कर दिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं किसी ना किसी रूप में डेफिनेटली पूछा जाएगा। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। अगला है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सभी के सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं? तो चलो इस पे बात करते हैं। अगर आप इंटीजर्स की बात करोगे, तो इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से दिखाया करते थे, और ये क्या होता था? तो ये बहुत ही दूर से कहीं से स्टार्ट होता था, यानी कि बहुत ही नेगेटिव में, हमको नहीं मालूम कौन सा। और मान लो अपन पास पास के लिखते हैं, तो हमने लिख दिया -2, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, हम ऐसे बढ़ते चले जाते थे। यहां पे जितने भी नंबर्स मैंने लिखे, जैसे कि -3 लिखा, -2 लिखा, -1 लिखा, या 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ये सभी के सभी इंटीजर तो हैं। क्या ये सभी के सभी इंटीजर आपके रैशनल नंबर है? तो इसके लिए आपको रैशनल नंबर के डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा, कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो, जैसे कि मैं -3 की बात कर लेता हूं, तो मैं -3 को -3/1 लिख सकता हूं, तो यस -3 इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं बात -2 की करूंगा, तो मैं इसको भी -2/1 लिख सकता हूं, तो यस -2 इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं बात -1 की करूंगा, तो -1 को मैं -1/1 लिख सकता हूं, तो यस -1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। और ऐसे ही 0 के बारे में तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 0 तो यस इट इज अ रैशनल नंबर। या फिर आप +1 की बात करोगे, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही आप 2 की बात कर लो, तो ये भी एक रैशनल नंबर आपके पास है। यानी कि यहां पे तो मैंने कुछ इंटीजर्स को लिया, बट अगर आप जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको लेके चलोगे, तो आपके सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये एक्चुअली आपका ट्रू स्टेटमेंट है, और उसका जो रीजन है वो यहां पे आप देख सकते हैं। इस रीजन को आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, और आप स्टेटमेंट में ये लिखोगे कि every integer can be represented in the form P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. बेसिकली आप ये लिखोगे कि आपके जो इंटीजर्स हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, सभी के सभी इंटीजर्स को, जहां पे आपका P और Q क्या होंगे? इंटीजर होंगे, और आपका Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यस, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, और जस्टिफिकेशन भी मैंने आपको दे दिया। तो अब जो है हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ बढ़
जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो पहले तो आपको यह सोचना चाहिए कि इंटीजर एक्चुअली है क्या। तो इंटीजर के बारे में मैंने आपको बताया कि इंटीजर एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल या फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर में तो फ्रैक्शन होते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूं आपके सामने तो 1/2 जो है ये एक रैशनल नंबर है, पर क्या 1/2 हमारे पास एक इंटीजर है? तो देखो 1/2 एक्चुअली कौन है? एक फ्रैक्शन है, और अगर इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो 0.5 आपको मिलता है। तो 1/2 एक रैशनल नंबर तो है, पर 1/2 बिल्कुल भी इंटीजर आपके पास नहीं है। Z से दिखाता हूं मैं इंटीजर को, इसीलिए मैंने यहां पे कैपिटल Z यूज किया। तो यहां पे आपको एक एग्जांपल मिल गया कि 1/2 इज अ रैशनल नंबर, बट 1/2 इज नॉट एन इंटीजर बिकॉज इट इज एक्चुअली अ फ्रैक्शन, इट इज एक्चुअली अ डेसिमल। और इंटीजर का तो डेफिनेशन ही यही है कि वो फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकता है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट बेसिकली फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू नहीं है। तो यहां पे ये तीन स्टेटमेंट्स का हमने ट्रू फॉल्स चेक कर लिया, रीजन के साथ चेक किया है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको ट्रू और फॉल्स लिखने के साथ साथ ऐसे एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी चीज हमने यहां पे डिस्कस करी कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं, जहां पे लिख सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे, इस पर्टिकुलर मिनट पे मुझे डाउट है, उसका आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल हम अगले एग्जांपल पे बढ़ते हैं और अगला एग्जांपल है हमारे पास ये। यहां पे हमें बोला गया है कि हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 1 और 2 के बीच में। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आपको आता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड है और हम उन दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास दो नंबर हैं, हमारे पास एक नंबर 1 है और हमारे पास दूसरा नंबर 2 है। इन दोनों नंबरों के बीच में हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं? 5। और वो जो पांचों के पांचों नंबर होने चाहिए आपके रैशनल नंबर होने चाहिए। तो यहां पे कितने स्पेस बना दे? 1 2 3 4 और 5, ये 5 जगहें खाली हो गई जहां पे कौन भराएंगे? आपके रैशनल नंबर भराएंगे। अब ये रैशनल नंबर सर आप चुनोगे या फिर कैसे फाइंड करोगे? तो हमारे पास दो मेथड है। पहला वाला जो मेथड में डिस्कस करूंगा ये थोड़ा सा हल्का सा टफ मेथड है, और जो दूसरा वाला मेथड में डिस्कस करूंगा ये हल्का सा इजी मेथड है। तो चलिए हम सबसे पहले मेथड 1 की बात कर लेते हैं, जो थोड़ा सा टफ मेथड है। इस केस में आप क्या करेंगे? आपको पहला नंबर गिवन है 1, दूसरा नंबर गिवन है 2। तो सिंपल सा आपको काम करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो 1 + 2 को आपने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। 1 + 2 आपके पास होता है 3, तो ये हो गया 3/2। तो जो पहला नंबर आपने फाइंड कर लिया इन दोनों के बीच में, वो कौन है? वो 3/2 है। 3/2 जो नंबर है 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। सर हम कैसे यकीन करें कि 3/2 जो है 1 और 2 के बीच में लाई करेगा? तो देखो, अगर चाहो तो 3/2 का डेसिमल फॉर्म निकाल लो। 3 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.5, और 1.5 आप देख सकते हो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब एक जो रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में लाई करेगा वो आपके पास 3/2 है। अब ये जो 1.5 है इसको मैंने बस प्रूफ करने के लिए लिखा था, आपको यहां पे एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है सर, आपने तो एक नंबर निकाल दिया, उसको जाके सर हमने यहां पे लिख दिया 3/2। अब सर अगला नंबर हम कैसे चूज करें ये बताओ। तो सुनिए, अगला नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। तो ऑलरेडी आपके पास दो नंबर स्टार्टिंग एंड गिवन था, बीच का आपने एक नंबर फाइंड किया। अब अगला स्टेप सुनिएगा भैया, यहां पे एक नंबर है 1, यहां पे एक नंबर है 3/2। तो अब आपको क्या करना है? आपको 1 को ऐड कर देना है 3/2 में और आंसर को डिवाइड कर देना है 2 से। वापस से सुनो, आपको क्या करना है? 1 को ऐड कर देना है 3/2 में और आंसर को डिवाइड कर देना है 2 से। अब बात आती है सर 1 और 3/2 को आप ऐड कैसे करोगे? तो बच्चों ये जो 1 एक्चुअली है ना, ये 1 नहीं है। तो सर कौन है ये 1/1 है। अब सर ऐड कैसे करोगे? फ्रैक्शंस का एडिशन तो हम भूल गए, कोई परेशानी की बात नहीं। आप डिनोमिनेटर को सेम करिए। यहां पे डिनोमिनेटर आपका 2 है, यहां पे डिनोमिनेटर आपका 1 है। तो मैं बोलूंगा भैया ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म हो गई। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे देखोगे 2 1 जा आपको 2 मिलेगा, 2 1 जा नीचे
आपको 2 मिलेगा और यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास 3/2 है, डिनोमिनेटर में कौन है, 2 है। अब देखो यहां पे डिनोमिनेटर जो है 2 और 2 सेम हो गए, यानी कि ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे, तो हमने 2 कॉमन ले लिया और 3 और 2 को जो है हमने ऐड कर दिया, तो आपके पास मिल गया 5 और नीचे कौन है, नीचे आपके पास 2 है। अब क्या करोगे सर, तो सुनो, जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है तो ये वाला जो नंबर है एक्चुअली इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 5/2 × 2 4। तो आपने एक और रैशनल नंबर निकाल लिया जो कि कितना है, जो कि आपके पास 5/4 है, जो कि कितना है आपके पास, जो कि आपके पास 5/4 है। तो इन दोनों खाली जगहों में से आप किसी भी खाली जगह पे 5/4 को लिख दो। कहां पे लिखना चाहते हो, मान लो आप यहां पे लिखना चाहते हो तो आप यहां पे लिख दो 5/4। तो आपने कितने नंबर निकाल लिए अभी तक, आपने अभी तक सिर्फ 2 नंबर निकाले हैं। अभी सर हमें 3 नंबर और निकालने हैं, ये कैसे निकालेंगे आगे समझाओ। तो देखो बच्चों, आपने इतनी बात कर ली, तो अब ऐसा करते हैं, यही प्रोसेस जो हम, देखो हम प्रोसेस क्या अपना रहे हैं, प्रोसेस हम ये अपना रहे हैं कि 2 नंबर को हम ऐड करते हैं और उसके आंसर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहां पे पहले 1 और 2 को ऐड किया, आंसर को 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 1 और 3/2 को ऐड कर दिया, फिर उसके आंसर को 2 से डिवाइड कर दिया। अब यही काम हम यहां पे करेंगे। चाहो तो आप 5/4 और 3/2 के बीच में नंबर निकाल सकते हो, या तो 3/2 और 2 के बीच में निकाल सकते हो, जो भी आपका मन हो। ऐसा करते हैं हम पहले 3/2 और 2 के बीच में एक नंबर निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा काम करेंगे, हम 3/2 को हम 2 से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और आंसर को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर, वापस जो यहां पे फ्रैक्शंस का एडिशन है, एलसीएम लोगे क्या, नहीं, मैं क्या बोलूंगा, ये 2 नहीं है तो सर कौन है, ये 2/1 है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसीलिए सेम करो, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए ये तो आपके 3/2 एज इट इज आ जाएगा, यहां पे 2 2 आपको 4 मिल जाएगा, 1 2 आपको 2 मिल गया, ये 2 से आपने डिवाइड कर दिया। अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो 3 + 4 जब करोगे आपको मिल जाएगा 7, डिनोमिनेटर कॉमन और यहां पे 2 है। जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, जब ऐसा केस होगा तो ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फटाफट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 7/4। तो हमारे पास एक और नंबर आ चुका है और वो क्या है, वो हमारे पास 7/4 है। सर अभी 3 नंबर निकल गए, बाकी 2 नंबर कैसे निकालोगे, तो तरीका और सिंपल है। देखिए आप इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल लीजिए, आप इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल लीजिए, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, आप पहले इन दोनों के बीच में निकाल लो और फिर किसके दोनों के बीच में निकालो, इन दोनों के बीच में आप एक नंबर निकाल लो। तो चलो इसको अगले पेज पे करेंगे हम। यहां पे हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड हम ले आते हैं, ये रहा हमारे पास सफेद स्लाइड। अब इसमें हमें कौन से 2 नंबरों के बीच में निकालना है, उन नंबरों को लिख लेते हैं। एक है 5/4, दूसरा है 3/2। तो नंबर है आपके पास 5/4 और अगला क्या है 3/2। कैसे निकालोगे, तरीका मैंने सिखाया है, दोनों को ऐड करो और 2 से कर दो डिवाइड। प्रॉब्लम यह है कि डिनोमिनेटर्स अगेन सेम नहीं है, पर हम तरीका जानते हैं। यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको सॉल्व करोगे तो 5/4 तो एज इट इज आ जाएगा, 3 2 आपके पास 6 मिल गया, 2 2 आपके पास 4 मिल गया, यहां पे आपके पास 2 है। डिनोमिनेटर्स कॉमन है, उनको ऐड कर दो, तो आपने कॉमन ले लो, ऐड मत करो, कॉमन ले लो और न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, यानी कि 6 + 5 आपके पास 11 आ जाएगा, यहां पे आपके पास 2 है। अगेन सेम मेथड, ये 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 11/8। कितना बन जाएगा, 11/8। ये आपने किसके बीच में निकाला, तो ये जो आपने निकाला है 5/4 और 3/2 के बीच में, तो यहां पे आपके पास चौथा नंबर निकल के आ गया 11/8। अब लास्ट नंबर कैसे निकालोगे, तो इन दोनों के बीच में कौन है, ये 3/2 और 7/4। चलिए यहां पे हम बात कर लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है कौन सा, 3/2, अगला है 7/4। तरीका आप जानते हैं, हम 3/2 में ऐड कर देंगे 7/4 को और जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। वापस से डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसीलिए हम सेम करेंगे और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 में जब 2 मल्टीप्लाई करोगे आपको 6 मिलेगा, 2 2 आपको 4 मिल जाएगा, 7/4 तो पहले से ही 7/4 है और नीचे आपके पास 2 है।
डिनोमिनेटर्स कॉमन है तो 4 तो 4 आ गया और यहां पे 6 और 7 को आपने ऐड कर दिया, आपको 13 मिल गया। ये नीचे आपके पास ऑलरेडी 2 है, ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा और आंसर आपको मिल जाएगा 13/8। तो लास्ट नंबर जो आपने फाइंड कर लिया वो कितना है, वो नंबर आपके पास 13/8 है। तो इस तरीके से आपने पांचों के पांचों नंबर्स जो आपको निकालने को बोले गए थे वो आपने यहां पे निकाल दिए। दीज आर द 5 नंबर्स, ये पांचों के पांचों आपके रैशनल नंबर है और किन के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको यहां पे सिखाई है, ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इनफैक्ट इस प्रोसेस में गलती होने के चांसेस हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप ये प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी हमारे पास इससे एक आसान प्रोसेस है। तो आपको पूरे प्रोसेस को सीख लेना है, पॉज लेके आप सारी चीजों को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बेटर सोल्यूशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो मेथड 1 आई होप आपको क्लियर है और अब बारी आ जाती है आपके मेथड नंबर 2 की। तो चलिए मेथड नंबर 2 की हम बात कर ले। तो मेथड नंबर 2 जो है काफी आसान है और फटाफट हमको आंसर दे देता है। चलिए इसको सीखते हैं। पहला नंबर है हमारे पास 1 और अगला नंबर है हमारे पास कितना, अगला नंबर है हमारे पास 2। इसके बीच में हमें कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, तो सुनो, हमें 5 नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने, हमें 5 नंबर्स फाइंड करने हैं। 5 का मतलब कितना, 5 ऐसा नंबर में लिख दो। तो 5 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। इस 5 में आप 1 को कर दो ऐड। 5 में किसको ऐड कर दो, 1 को ऐड कर दो, तो यहां पे आपको मिल जाता है 6। जितने भी नंबर आपको फाइंड करने हैं उसमें 1 ऐड कर देना। अगर 6 नंबर्स फाइंड करने हैं तो उसमें 1 को ऐड करके आपको 7 मिल जाएगा। अगर 9 नंबर्स फाइंड करने हैं तो उसमें 1 को ऐड करके आपको 10 मिल जाएगा। यहां पे हमें 5 फाइंड करने थे तो 5 में हमने 1 को ऐड करके 6 निकाल लिया। ठीक है सर, अब इस 6 का आप क्या करेंगे, तो सुनिए, आपके पास जो 2 स्टार्टिंग और एंडिंग के नंबर है वो क्या है, एक है आपके पास 1 और एक है आपके पास 2। देखिए ये जो 1 है और 2 है खुद ब खुद क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 और ये जो 2 है इसको लिख सकते हैं हम 2/1। हमने लिख दिया। अब तरीका सुनिएगा, ये जो आप 6 निकाले हैं यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना है और यहां पे भी आपको 6 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है मल्टीप्लाई। सुनिएगा, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 6/6, कोई परेशानी नहीं, और ये बन जाएगा आपके पास 12/6, कोई परेशानी नहीं। हमको कितने नंबर चाहिए, हमको 5 नंबर चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप 5 जगह खाली कर लेंगे। ये आपकी फर्स्ट प्लेस हो गई, या आपकी सेकंड प्लेस हो गई, या आपके पास थर्ड, या आपके पास फोर्थ, और ये फाइनली आपके पास 5th प्लेस हो गई। ये 5 नंबर्स आपको निकालने हैं। अब ध्यान से सुनना, हर जगह डिनोमिनेटर क्या है, यानी फिर स्टार्टिंग और एंडिंग में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो आपके पास 6 है। तो अगले 5 नंबर जो फाइंड करने हैं वो रैशनल है, यानी कि फ्रैक्शंस में ही होंगे, तो उनका डिनोमिनेटर क्या होगा, उनका डिनोमिनेटर भी 6 होगा। तो हमने सभी में डिनोमिनेटर कितना कर दिया, 6 को कर दिया। अब अगला स्टेप सुनना, देखो यहां पे कहानी चालू होती है 6 से, यहां पे कहानी खत्म होती है 12 पे, यानी कि बीच में सीरियल ऑर्डर हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो 6 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है आपके पास 9, 9 के बाद आता है आपके पास 10 और 10 के बाद आपके पास आता है 11, यानी कि जो 5 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने थे वो आपने यहां पे फाइंड कर ली। खेल खत्म, इतना ही करना रहता है इस मेथड नंबर 2 में और आंसर फटाफट निकलता है। मेथड नंबर 1 से इजी मेथड है अगर आप इसको सीख ले। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आपने जो ये 5 नंबर्स फाइंड करे हैं, आपने तो ये 6/6 और 12/6 में फाइंड करे हैं। मैं बोलूंगा ये जो 6/6 है एक्चुअली कौन है, तो 6 और 6 को कैंसिल करोगे कौन मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। और अगर 12 और 6 को कैंसिल करोगे 6 1 6, 6 2 12, आपको कौन मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। यानी कि ये जो 5 नंबर्स मैंने फाइंड किए हैं ये 6/6 और 12/6 में फाइंड नहीं किए, ये मैंने एक्चुअली 1 और 2 के बीच में फाइंड किए हैं। इतना ही सिंपल सा ये कैलकुलेशन आपका है। तो वापस से एक बार तरीका सीख लो जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन ना बचे। आपको क्या करना है, जितने नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें एक ऐड करके 6, यहां पे 5 करने थे तो आपने एक ऐड करके नंबर निकाल लिया 6। अब इस 6 को क्या करना है, जिनके बीच में फाइंड करना है 1 और 2 के बीच में, तो पहले तो उनको फ्रैक्शन में लिख देना है 1/1, 2/1, इजी मेथड। उसके बाद उस नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर दोनों तरफ कर देना है मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमको यहां पे मिला 6/6 और यहां पे मिला हमें 12/6। मैंने उसके बाद बोला कितनी जगह 5 नंबर चाहिए, तो 5 ऐसे मैंने फ्रैक्शन के डंडे बीच में बना दिए या फिर 5 कॉमा से मैंने सेपरेट कर दिए। सबका डिनोमिनेटर क्या आएगा? 6 आएगा। न्यूमरेटर सीरियल ऑर्डर को फॉलो करेगा। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 और मेरे जो 5 नंबर है आपके सामने मैंने निकाल के रख दिए। अगर ये प्रोसेस आप अपनाते हैं यानी कि आपने 5 नंबर्स जो हैं, रैशनल नंबर्स जो हैं 1 और 2 के बीच में फाइंड कर दिए। लास्ट स्टेप मैंने ये बोली कि ये 6/6 नहीं, ये एक्चुअली 1 है और ये 12/6 नहीं, ये एक्चुअली कौन है? ये आपके पास 2 है। कैंसिल करके आप उसको 1 और उसको 2 लिख सकते हो। तो ये था आपके पास मेथड नंबर 2, जिससे आप 5 नंबर्स इन दोनों के बीच में फाइंड कर सकते हैं। मेथड 1 भी उतना ही जरूरी है जितना मेथड 2 है और आपको दोनों ही मेथड एग्जाम में मतलब आने चाहिए। अब करो आप किसी से भी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, आपको दोनों मेथड आने चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 आई होप आपको क्लियर होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना नंबर लाइन के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है और ये नंबर लाइन का आपको क्वेश्चन आ गया। आपको बोला गया है कि भैया आपके पास दो नंबर्स हैं, एक है 5/3 और एक है -5/3। आपको इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तरीका सीख लो। तो नंबर लाइन जैसा कि आप जानते हैं एक ऐसी लाइन होती है जिसके बीचों बीच रहता है 0, राइट हैंड साइड पे रहता है पॉजिटिव और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है नेगेटिव। तो ऐसा नंबर लाइन हम पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हमने ऐसे नंबर लाइन बना लिया, इसके बीचों बीच कौन आएगा? 0 आ जाएगा। राइट साइड पे कौन रहेगा? पॉजिटिव नंबर रहेगा। लेफ्ट साइड पे कौन रहेगा? नेगेटिव नंबर रहेगा। अब सुनिए, यहां पे आपको लोकेट किसको करना है? आपको लोकेट करना है 5/3 को और किसको? -5/3 को। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो -5/3 वाला नंबर है ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा और ये जो +5/3 वाला नंबर है 0 के राइट हैंड साइड में होगा। अब सुनना, न्यूमरेटर देखो दोनों के, एक का न्यूमरेटर -5 है, अगले का न्यूमरेटर क्या है? +5 है। सबसे पहले आप न्यूमरेटर को लोकेट करवा दीजिए। तो आप सबसे पहले लोकेट करवाएंगे 5 को, तो 5 कहीं जाके आपके पास यहां पे आ जाएगा। आप बीच में 1 2 3 4 इनको लोकेट मत करिए, आप डायरेक्ट न्यूमरेटर को लोकेट करिए जो कि आपके पास 5 है और दूसरा न्यूमरेटर आपके पास -5 है, उसको आप यहां पे जाके लोकेट कर दीजिए। बीच के नंबर्स आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए, यहां पे आप देखोगे तो आपको बोला गया है 5/3। 5/3 का मतलब है ये जो आपका हिस्सा है, इस हिस्से को आपको 3 बराबर टुकड़ों में काटना है। कौन सा हिस्सा? देखो, 5/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो 0 से लेकर 5 तक का हिस्सा है इसको 3 बराबर हिस्सों में करना है डिवाइड। कैसे करोगे डिवाइड? तो सुनो, मान लो आपने एक ऐसा पॉइंट बना दिया, आपने एक ऐसा पॉइंट बना दिया, यहां पे आपके पास एक हिस्सा मिल गया, यहां पे दूसरा हिस्सा मिल गया, यहां पे आपके पास तीसरा हिस्सा मिल गया। ये तीनों हिस्से आपस में क्या हैं? बराबर हैं। यहां पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो। और इसमें जो पहला वाला हिस्सा होगा, कौन सा वाला हिस्सा? जो पहला वाला हिस्सा होगा, अब 0 के उस साइड है यानी कि पॉजिटिव होगा, वो हो जाएगा आपके पास 5/3। क्या हो जाएगा वो आपके पास? वो हो जाएगा आपके पास 5/3। अगर इसी प्रोसेस को मैं फॉलो करूं नेगेटिव साइड, भैया आपको -5/3 रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 0 से -5 की जो जगह है आप इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। तो ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, यानी कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये तीनों पार्ट्स आपके 0 से -5 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब आपको रिप्रेजेंट करवाना है -5/3, यानी कि ये जो पहला पार्ट हो गया ये आपके पास हो गया -5/3। खेल खत्म, आपने यहां पे रिप्रेजेंट करवा लिया, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये तरीका अगर आपने सीख लिया तो आप नंबर लाइन पे जो भी आपको नंबर्स दिए हैं उनको आप फटाफट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बस नंबर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो आपको यहां पे दो नंबर्स दिए गए हैं। पहला दिया गया है
8/5, दूसरा दिया गया है -8/5। इन दोनों नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तरीका सेम रहेगा। कैसे? सबसे पहले हम नंबर लाइन को कंस्ट्रक्ट करेंगे और बीचों बीच क्या बनाएंगे? जीरो को बना देंगे। अगर डिनोमिनेटर्स देखोगे आप तो देखो क्या है पहला नंबर, पहला है -8/5 यानी कि जीरो के लेफ्ट साइड में, दूसरा है 8/5 यानी कि जीरो के राइट साइड में। डिनोमिनेटर है आपके पास क्या? 5। तो आप क्या करोगे? 5 है यानी कि फिफ्थ पार्ट में आपको करना है डिवाइड, और न्यूमरेटर को देखो तो एक तरफ है -8 और दूसरी तरफ है +8, तो +8 को जाके यहां पे रिप्रेजेंट करवा दो, -8 को जाके यहां पे रिप्रेजेंट करा दो। तरीका सेम है। पिछले केस में हमने न्यूमरेटर जो था आई थिंक 5 था, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था। इस बार न्यूमरेटर -8 और +8 है, उनको हमने रिप्रेजेंट करवाया। बीच के नंबर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, भैया आपको फिफ्थ पार्ट में डिवाइड करना है। किसको? 0 से 8 को 5 इक्वल पार्ट्स में करना है आपको डिवाइड। तो 5 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा? मान लो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। यहां पे एक पार्ट आपके पास ये बना, दूसरा पार्ट ये बना, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये 5 पार्ट्स में आपने 0 से लेकर 8 को कर दिया है डिवाइड। अब इसमें कौन सा वाला पार्ट चाहिए? तो आपको चाहिए 8/5। तो 8/5 का मतलब है सबसे पहला वाला पार्ट। तो ये जो है आपका हो जाएगा +8/5। खेल खत्म। अगर -8/5 की बात करूं तो वही तरीका 0 से -8 जो है इसको अगेन 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ये पहला, ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि आपने इसको भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट ये आपके पास हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा, और ये हो गया आपके पास पांचवा पार्ट। आपको चाहिए -8/5, तो ये हो जाएगा आपके पास कौन सा पार्ट? -8/5। तो आपने +8/5 भी रिप्रेजेंट कर दिया, -8/5 को भी रिप्रेजेंट कर दिया। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं जब नंबर लाइन पे आपको ऐसे नंबर्स रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। अब ऐसा करते हैं, अगले एग्जांपल 5 पे आ जाते हैं। पहले 4 एग्जांपल हमने कर लिए। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और ये जितने भी एग्जांपल कर रहे हैं वो सारे के सारे एग्जांपल उन्हीं कॉन्सेप्ट पे है जो कि मैंने आपको अभी अभी सिखाया था। अगला एग्जांपल नंबर 5 है, तो आपको बेसिकली एक रैशनल नंबर निकालना है -2 और 6 के बीच में। यहां पे सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालना है, ज्यादा रैशनल नंबर्स आपको निकालने नहीं है। किसके बीच में? -2 और 6 के बीच में। अब ये काम कैसे करेंगे तो सुनिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपके पास एक नंबर है -2, अगला है आपके पास 6। तो आप क्या करोगे? यहां पे -2 और 6 को करोगे ऐड और 2 से कर दोगे आप डिवाइड। तो -2 और 6 को ऐड करोगे आपको मिल जाएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर 2। यानी कि एक जो रैशनल नंबर इसके बीच में है वो कौन है? वो आपके पास 2 है। सर इसको इसका ऐसा करना जरूरी था क्या? इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखो ना भैया, -2 है, 6 है, आप तो बीच में 0 रख दो। मैंने बताया था ना, 0 भी तो एक रैशनल नंबर है। देखो नेगेटिव है एक तरफ, दूसरी तरफ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कौन आता है? 0 आता है। तो 0 भी आप आंसर लिख दोगे, कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। मान लीजिए -2 है, इस तरफ 6 है, आप तो 1 लिख दो। भैया 1 जो है वो भी तो -2 और 6 के बीच में आता है, यानी कि 1 भी आपका आंसर हो सकता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चाहो तो इस अप्रोच को अपना भी सकते हो, नहीं लगता है कि यह अप्रोच जरूरी है, आप सिंपल बेसिक एक नंबर फाइंड कर दो, आंसर लिख दो, आपका आंसर जो है यहां पे आ चुका है। चलिए एग्जाम्पल 5 भी होता है खत्म, और बारी है एग्जाम्पल नंबर 6 की। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको यहां पे 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं, -2/3 एंड 1/4, और इनके बीच में एक अकेला रैशनल नंबर आपको निकालना है। तरीका आप जानते हैं कि दोनों को ऐड करेंगे, 2 से हम कर देंगे डिवाइड। चलिए देख लेते हैं। पहला नंबर है आपके पास -2/3, अगला नंबर है आपके पास 1/4। इन दोनों को ऐड करके 2 से करना है डिवाइड। बात आती है कि इनको ऐड कैसे करोगे। तो यहां पे देखो, डिनोमिनेटर है 3, डिनोमिनेटर है 4, तो आपको दोनों के डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा सेम। अब 3 और 4 का एलसीएम क्या है सीखो। यहां पे भैया अगर आप एलसीएम निकाल लोगे किसका?
3 एंड 4 का, तो एलसीएम आपको निकालना आता होगा, वो हो जाएगा 12। नहीं निकालना आता है, यहां पे सीख लो, या आपने 3 लिख दिया या आपने यहां पे लिख दिया 4। तो यहां पे देखो आप इधर, अच्छा ऐसे थोड़ी करते हैं सर, ऐसे करते हैं कि कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहां पे सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर लो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आप 3 से कर लो, तो यहां पे सारी चीजें कैंसिल हो गई। तो नंबर्स क्या क्या बचा, 2 2 और 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको सॉल्व करोगे कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका आपका ये है। तो आपने जब 3 और 4 का एलसीएम निकाला, 12 आया, यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 12 होगा। अब डिनोमिनेटर को 12 कैसे बनाओगे, भैया यहां पे 3 है तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे 4 है तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे हुआ क्या, 3 4 12 दे देगा, 4 3 भी आपको 12 दे देगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 2 4 आपको ऊपर मिल जाएगा -8, यहां पे डिनोमिनेटर में आपको मिल गया 12, यहां पे 1 3 3, 3 4 आपको मिल जाएगा 12, नीचे आपको डिवाइड करना है 2 से। अब देखो डिनोमिनेटर जो है सेम हो गया, इसका मतलब न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे। तो न्यूमरेटर है -8 + 3, डिनोमिनेटर तो हमारे पास है 12 और नीचे है डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करोगे, तो सीखो, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं क्या, इसकी जरूरत हमको नहीं है, हटा देते हैं। -8 + 3 आप सभी जानते हैं, आपको मिल जाएगा -5, यहां पे आपके पास 12 है, यहां पे आपके पास 2 है। मैंने तरीका सिखाया है, ये 2 जो है 12 से मल्टीप्लाई होने चला जाएगा और ये फाइनली बन जाएगा -5, 12 2 होता है आपके पास 24। तो आपके पास जो एक रैशनल नंबर आ चुका है बीचों बीच, किन के बीचों बीच, -2 और -2/3 एंड 1/4 के बीचों बीच, वो है आपके पास -5/24। सिंपल सा प्रोसेस है, इसको अपनाइए, आंसर फटाफट पाइए, बिल्कुल भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे अगर आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं। तो यहां पे आपका एग्जांपल नंबर 6 होता है खत्म, और बारी किसकी आती है, तो बारी आती है एग्जांपल नंबर 7 की। एग्जाम्पल नंबर 7 जैसा एग्जाम्पल हमने अभी किया था, जहां पे हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड किए थे। फिलहाल हमको 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं -2 और 5 के बीच में। आपको 2 मेथड्स में बता चुका हूं, दोनों मेथड में से जो भी सुइटेबल मेथड आपको लगे आप अप्लाई कर सकते हो। और जैसा कि हम जानते हैं सेकेंड वाला मेथड इजियर है, तो इस क्वेश्चन को हम सेकेंड वाले मेथड से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। भैया अगर मेथड नंबर 2 की मैं बात करूं, तो यहां पे एक नंबर है -2 और दूसरा नंबर आपके पास 5 है। आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आपको जो है 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। यानी कि आप 3 में 1 ऐड कर देंगे, आपको कितना मिल जाएगा, आपको 4 मिल जाएगा। अब देखिए भैया पहला नंबर -2 है, अगला नंबर आपके पास 5 है। मैंने तरीका सिखाया था, -2 को आप -2/1 लिख दीजिए, 5 को आप 5/1 लिख दीजिए। ये जो आपने 4 निकाला है, इस 4 को यहां पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, और इस 4 को यहां पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो -2 × 4 आपको -8 मिल जाएगा, 1 × 4 आपको यहां पे 4 मिल जाएगा, 5 4 आपको 20 मिलेगा, 1 4 आपको यहां पे 4 मिलेगा। अब आपको कितने नंबर निकालने थे, 3। मैंने यहां पे वापस से तरीका सिखाया था, कैसे सर, तो बताओ जरा। भैया यहां पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 4 है ना, तो हर जगह आप डिनोमिनेटर को 4 4 और 4 कर दो, और सीरियल वाइज चलो। तो -8 के बाद कौन आता है, -9 मत बोल देना, पॉजिटिव में आगे बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं अपन, पॉजिटिव में आगे। तो नंबर लाइन पे याद होगा, -8 के बाद मतलब -8 से बड़ा कौन है, -7। तो यहां पे -7 आ जाएगा, -7 से बड़ा -6 मिल गया, -6 से बड़ा आपको -5 मिल गया। अरे सर हमारा तो काम खत्म हो गया, -4 -2 इनकी बात नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए थे और हमने 3 रैशनल नंबर यहां पे निकाल लिए। पहला है -7/4, -6/4, -5/4, खेल खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हां आप मेथड 1 निकालते, वो भी आपको आंसर दे देता, आंसर वहां पे भी आपका गलत नहीं होता। फिलहाल मेथड नंबर 2 से किया, आसानी से आंसर आ गया। मेथड नंबर 1 भी आसानी से आंसर देगा, उधर भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो एग्जांपल नंबर 7 यहां पे होता है खत्म, और अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सर आपने यहां पे मेथड 1 मेथड 2 सिखाया, क्या इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं क्या ये टफ चीज करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, आप इसको और आसानी से कर सकते हो। देखो
आपके पास एक नंबर -2 है, अगला नंबर आपके पास 5 है। रैशनल नंबर्स निकालने हैं ना। मैंने आपको बताया था एक ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट कि जितने के जितने इंटीजर्स होते हैं वो भी तो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो -2 और 5 के बीच में इंटीजर बताओ। -1 0 1, ये तीनों के तीनों क्या है? इंटीजर है। इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, खेल खत्म। आपके पास 3 रैशनल नंबर आ चुके हैं, -1 0 और 1। तो यहां पे तो मैंने आपको 3 मेथड सिखा दिए। अब कोई सा भी मेथड चाहो लगाओ, एग्जाम में आंसर पाओ, कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है। अब यहां पे और भी नंबर्स लिख सकते हो आप। जैसे अगर मैं चाहता ना तो यहां पे मैं 3 को, 4 को, इनको भी इंक्लूड कर सकता था, क्योंकि ये 1 के बाद, और 2 को भी इंक्लूड कर सकता था। तो अगर मैं आंसर 2 3 4 देता तो ये भी चल जाता, इससे भी मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं आता। चलिए, तो एग्जांपल नंबर 7 हो गया खत्म। इसके बाद बारी किसकी आएगी? बारी आ जाएगी एग्जांपल नंबर 8 की। काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं, -3/11, 8/11। तो मैं लिख देता हूं, आपके पास एक नंबर है -3/11 और अगला नंबर है आपके पास 8/11। इनके बीच में आपको 10 रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। कितने नंबर्स को? 10 रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। इसीलिए मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स जो निकालने हैं वो थोड़े से ज्यादा है। तरीका सीखिए। ये जो -3/11 है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख दूंगा ऐसे, सभी के बीच में से फ्रैक्शन का डंडा लगाता हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। खेल खत्म। सुनना, डिनोमिनेटर देखो, यहां पे भी डिनोमिनेटर 11 है, यहां पे भी डिनोमिनेटर क्या है? 11 है। तो मैं क्या करूंगा? सबका डिनोमिनेटर 11 11 कर दूंगा। 11 11 11, यहां पे भी 11, यहां पे भी 11, यहां पे 11, यहां पे 11, यहां पे 11, यहां पे 11 और यहां पे भी क्या? 11। ये आपके पास कॉमा है। चलो इसको दूर लिख देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। यहां पे फाइनली है आपके पास 8/11। सुनिएगा, अब क्या करेंगे? सीरियल ऑर्डर में हम आगे बढ़ेंगे। -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7 और यहां पे फाइनली कौन आ जाएगा? 8/11। तो यहां पे ये जो आपके नंबर्स मैंने निकाले, देखो कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने 10 रैशनल नंबर्स को निकाल दिया -3/11 और 8/11 के बीच में। सर यहां पे आपने ऐसे डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल दिया? तो सुनो, ये मैंने कैसे सोचा, तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। यहां पे -3/11 है, यहां पे 8/11 है। मैंने इसके न्यूमरेटर पे फोकस किया। यहां पे 8 है और यहां पे क्या है? -3। जब मैंने आगे वाले न्यूमरेटर यानी कि 8 में से -3 को सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे मिल गया 11। मुझे कितना मिल गया? 11। अब क्योंकि 11 मिल गया तो इसके बीच में मालूम है कितने नंबर आसानी से मिल जाएंगे मुझे? तो 11 - 1 यानी कि 10 नंबर्स जो है मुझे आसानी से मिल जाएंगे। इसीलिए मैं ये डायरेक्ट प्रोसेस लगा पाया। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता कि भैया इंसर्ट करो 20 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में, फिर ये प्रोसेस लगाना थोड़ा सा यहां पे मुश्किल हो जाता। तो ऐसा करते हैं ना, प्रोसेस मुश्किल बोलते बोलते हम ऐसा क्वेश्चन ही कर लेते हैं। और ये रहा आपके पास क्वेश्चन। आपको 100 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करने हैं -3/13 और 9/13 के बीच में। कितने रैशनल नंबर्स? 100 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करने हैं। किन के बीच में? -3/13 और 9/13 के बीच में। सुनिए, परेशानी यहां पे ये है कि पहला नंबर आपके पास -3/13 है। क्या है? -3/13 है और अगला नंबर आपके पास 9/13 है। अगर आगे वाले न्यूमरेटर से और पीछे वाले न्यूमरेटर को करोगे सब्सट्रैक्ट, तो 9 में से अगर आप 3 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, इनफैक्ट -3 को सब्सट्रैक्ट करोगे, तो ये मिल जाएगा 9 + 3 यानी कि ये मिल जाएगा आपके पास कितना? ये आपके पास मिल जाएगा 12। तो 9 + 3 आपके पास मिल गया 12। तो 12 में से 1 घटाओगे, कितना मिलेगा? आपको 11 मिलेगा। यानी कि इनके बीच में सिर्फ 11 रैशनल नंबर्स आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। पर हमको कितना चाहिए भैया? हमको तो 100 चाहिए। अब ये 100 वाला कैसे काम करेंगे? तो थोड़ा सा हमको लगाना पड़ेगा दिमाग। तो सुनो, हम क्या दिमाग लगाएंगे? हम बोलेंगे भैया पहला नंबर जो है वो है -3/13, अगला जो है वो है 9/13। तरीका सीखना भैया। हमारे पास 11 नंबर्स निकालने के तो तरीके हैं, पर हमको चाहिए 100। ऐसा करो ना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर
नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ ना, मैंने सिखाया था ना। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, उससे रैशनल नंबर चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा, उससे रैशनल नंबर चेंज नहीं होता है, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज होता है। तो यहां पे अगर मैं नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करूं, और सेम प्रोसेस यहां पे भी अपनाऊंगा, नीचे भी 10 और ऊपर भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया मेरे पास -30 अपॉन 130, ये बन गया मेरे पास 90 अपॉन 130। अब मुझे बीच के नंबर चाहिए, तो वही सीरियल ऑर्डर में फॉलो करूंगा। कैसे? तो देखो यहां पे -30 अपॉन 130 है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा -29, और नीचे 130 रहेगा। डिनोमिनेटर में कुछ चेंज आपको नहीं करना, वो एज इट इज आएगा। इसका अगला नंबर कैसे निकालोगे? तो -29 में एक और ऐड कर दो -28 अपॉन 130, इसमें एक और ऐड कर दो -27 अपॉन 130, इसमें एक और ऐड कर दो -26 अपॉन 130, और आपको इस प्रोसेस को रोकना नहीं है, इस प्रोसेस को आप बढ़ाते जाइए, ये हो जाएगा -25 अपॉन 130, और कहां तक जाना है आपको? तो आपको जाना है 90 अपॉन 130 तक। तो आप इतना तो देख ही सकते हैं कि भैया अगर इस प्रोसेस को हमने कंटिन्यू कर दिया तो 100 क्या, हम इनफैक्ट 119 नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये नंबर आप मत जाओ, लिखने मत चले जाना कि कौन कौन से नंबर होंगे, आप तो लिख दो, यहां पे लास्ट नंबर आप लिख देना, कौन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 89 अपॉन 130, खेल खत्म। तो आपने बीच में जितने भी नंबर्स इंसर्ट करने थे वो कर दिए, इनफैक्ट आपने 100 से ज्यादा नंबर इंसर्ट कर दिए, आपको 100 ही करने हैं, तो कुछ जो है मत लिखना, 9 नंबर मत लिखना, आपका खेल खत्म हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना प्रोसेस अपने एग्जाम में दिखा दोगे, आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे, आपके मार्क्स यहां पे बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपने 100 रैशनल नंबर्स जो है इंसर्ट कर दिए। अब आप बोलोगे सर हमने कैसे 100 किए हैं? तो सुनो, यहां पे जो आपके पास -3 अपॉन 130 है, इसमें इस जीरो को हटा दो, तो एक्चुअली कौन बन गया? -3/13 बन गया ना, 0 कैंसिल कर दिया। यहां पे इस जीरो को हटा दो, तो कौन बन गया? 9/13 बन गया। यानी कि ये जो नंबर्स यहां से लेकर यहां तक है, ये सारे के सारे वो रैशनल नंबर्स हैं जो कि -3/13 और 9/13 के बीच में है। तो ये तरीका हम अपनाते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाला, जिससे इन दोनों के बीच में वो जितने भी नंबर्स हैं पॉसिबल, उनको हम इंसर्ट कर सके। और इसी के साथ आपका जो ये सेशन था, जहां पे नंबर सिस्टम यानी कि चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो था, वो होता है खत्म। और इस वीडियो के बाद आएगा आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। अब हमने इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल करे हैं, यानी कि जब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे ना, वो फटाफट हम सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल भी उसमें हमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट्स अपने बहुत ज्यादा दमदार कर लिए हैं। तो इस वीडियो को एंड करते हैं थोड़े से पॉजिटिव नोट पे। तो यहां पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट से। मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट काफी जरूरी है अगर आप अपने एजुकेशन को अच्छा करना चाहते हैं। तो परेशान मत हो, वहां पे भी सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आपको गूगल क्रोम पे जाना है, टाइप करना है www.magnetbrains.com। जब आप ऐसा टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगा। इस वेबसाइट में आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के अंदर अपने क्लास को करना है सेलेक्ट। जैसे ही आप क्लास सेलेक्ट करोगे, एक और नया विंडो यहां पे खुलेगा। यहां पे आपको मैथ्स एनसीईआरटी में वॉच नाउ का ऑप्शन क्लिक करना है। अगर आरडी शर्मा पढ़ना चाहते हैं आप, तो यहां पे भी वॉच नाउ का ऑप्शन रहता है, उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे एक नया विंडो खुल जाएगा, और जितनी भी चीजें मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं, वो सारी चीजें यहां पे आपको मिल जाएगी। तो आप चैप्टर को सेलेक्ट कर लीजिए। चैप्टर जैसे ही सेलेक्ट होगा, एक और नया विंडो खुलेगा, जहां पे मैं आपको यहां पे पढ़ाते हुए मिल जाऊंगा। तो ये तरीका है कि अगर आप सारी चीजें एक्सेस करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ यहां पे आपको मैं बता दूं, भैया मैग्नेट ब्रेन्स वो इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक सभी के वीडियोस यहां पे आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं। बस आपको हमें सपोर्ट करना है। कैसे? तो हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इन वीडियोस को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करके। भैया फ्री एजुकेशन है, सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए, सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के अंदर, कुछ भी अगर आपको पॉजिटिव लगा, कुछ भी अगर आपको नेगेटिव लगा, डेफिनेटली मैं रीड करता हूं कमेंट्स को, और उन पे मैं आगे रिएक्ट करूंगा, अपने वीडियोस में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, एंड आई होप कि इस वीडियो ने आपके चैप्टर को यहां पे स्टार्ट कर दिया होगा।